जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से। प्रणाम। आज इस किस्से का इस वीडियो का शीर्षक पढ़कर आपका माथा ठनका होगा। ठनका है क्या? अरे हाँ, मैंने तो सीधे बात ही शुरू कर दी किस्से की। आपसे ये तो कहा ही नहीं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये हमारे चैनल जो है ना, मेरे और मेरे किस्सों का ये जो आपका और जो चैनल है, हम सबका ही तो है ना, मेरा कोई अकेले का थोड़ा ही है। तो हमारा ये चैनल जो है इसके वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अच्छा है। कुछ तो प्रतिक्रिया निजी रूप से आ रही हैं भाई, निजी रूप से मत लिखिए, यहीं वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। निजी रूप से थोड़ा-सा असुविधा हो जाती है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको जो ये किस्से अच्छे लग रहे हैं और कुछ एक मित्रों ने तो ख़ैर मुझे शाबाशी दी है कि तरीका अच्छा है बताने का, सुनाने का। मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि ऐसे आमने-सामने बैठ के बात कर लूँ। वो पत्रकारों वाला तरीका वो तो मुझे आता है नहीं, तो मैं उसका तो क्या करूँ, है ना? तो ये बड़ी अच्छी बात है। आप इसी तरीके से ये वीडियो पसंद करते रहिए, चैनल को आशीर्वाद देते रहिए और हाँ, अपनी राय ज़रूर लिख दीजिए कि आप किस-किस तरीके के किस्से, किन लोगों से, किन बातों से, किन विषयों से संबंधित और सुनना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वही बातें आपके सामने रखूँ। फिलहाल तो राजनीति और फ़िल्में 2 ही तरीके की बातें आ रही है। थोड़े दिनों में आपको और भी विषयों के किस्से मिलेंगे। किस्से सुनिए, मज़े लीजिए। तो लीजिए मज़े। लेकिन आप कहेंगे भई मज़े कहाँ से लें? ये आज का शीर्षक तो आपने ऐसा रख दिया है कि आशा भोसले ने एक फ़िल्म से आर.डी. बर्मन को हटाने के लिए मतलब निकालने के लिए कहा। अब हम कहाँ से मज़े लें? ऐसी बुरी बात आपने बताई है। आर.डी. बर्मन तो आशा भोसले के पति थे। तो आशा जी ने क्या अपने ही पति को फ़िल्म से निकालने के लिए कह दिया? आपकी खुजली हो रही होगी सिर में, हैं? आप कहेंगे डॉक्टर साहब एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं, आशा जी ने अपने पति आर.डी. बर्मन को फ़िल्म से निकालने को, हटाने को कह दिया। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि किस्से का मज़ा लीजिए। क्या खाक मज़ा लें? हाँ, मैं आपकी बात को थोड़ा-सा पिघला देता हूँ। असल में क्या है कि देखिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मुझे मशहूर संगीतकार ओ.पी. नैय्यर का एक साक्षात्कार का अंश याद आ रहा है। ये 90 के दशक की बात है कि जब ये जो अपने टीवी चैनल है ना, नए-नए पनप रहे थे, बन रहे थे कुछ आ रहे थे, कुछ जम रहे थे, तो इनमें संगीत के जो रियलिटी शो हुआ करते थे, तो उस शुरुआती दौर, बाद के नहीं, बिल्कुल शुरुआती दौर की बात है जब ओपी नैय्यर साहब जज बनकर आया करते थे। नौशाद भी आते थे, कल्याण जी, आनंद जी, खय्याम साहब भी आते थे, शिवहरी भी आए, तो वो जो दौर था उसमें। तो वो मुझे साक्षात्कार का वो अंश याद आ रहा है। पत्रकार ने पूछा कि नैय्यर साहब आपके जीवन में तो फिर बहुत महिलाएँ आई होंगी और उन्होंने आपको महिलाओं ने आपको बर्बाद किया होगा क्योंकि फ़िल्म जगत में तो महिलाएँ जिसके जीवन में आती हैं वो उन्हें उसे बर्बाद कर देती है। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि महिलाओं ने आपका नुकसान किया, बर्बाद किया? अब जो ओपी नैय्यर ने कहा वो सुनिए, वो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ रेखांकित करके। हाँ, आज के किस्से का उस बात से संबंध है। ओपी नैय्यर ने जो कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अधिकतर शब्द वे ही काम में लूँ, लेकिन अब कितना 30-32 बरस पहले की बात है तो मेरी भी तो उम्र थोड़ी थी भई, मैं कोई अकबर के ज़माने का थोड़ा ही हूँ कि सारी बातें वो हूबहू याद रखूँ। लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ, तो जब पत्रकार ने ऐसे कहा, मैं प्रश्न दोहरा दूँ पत्रकार वाला। पत्रकार ने पूछा कि ओपी नैय्यर साहब फ़िल्म जगत में तो कलाकारों, निर्देशकों, निर्माताओं, गीतकार, संगीतकार, गायक इनके जीवन में महिलाएँ आती रहती हैं तो और बर्बाद भी बहुत कर रही है, तो आपको किसी महिला ने या महिलाओं ने कभी बर्बाद किया? तो ओपी नैय्यर ने कहा मुस्कुराते हुए हल्की हँसी के साथ, "अरे नहीं भाई, हमें क्या औरतें बर्बाद करेंगी? हमने तो खुद ही औरतों को बर्बाद किया है। चाहो तो हिस्ट्री उठाकर देख लो।" पहुँच क्यों दिया मैंने?
पॉज़ इसलिए दिया कि अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो किस्सा जो आज के विषय में लिखा है। नासिर हुसैन खुद अपने आप में एक अच्छे निर्माता थे, अच्छे मतलब सफल थे, निर्देशक थे। अच्छे का मतलब मैं रचनात्मकता के हिसाब से नासिर हुसैन को अच्छे निर्माता या निर्देशकों में नहीं रखता, लेकिन सफल थे, अच्छे सफल। तो उन्होंने दिल देखे देखो बनाई थी और वहाँ से आशा पारेख के साथ उनका एक आजीवन प्रेम संबंध रहा। आशा पारेख उनके लिए आजीवन अविवाहित भी हैं, आज भी हैं। नासिर हुसैन दुनिया में नहीं है, दशकों हो गए चले गए, लेकिन आशा पारेख आज भी है और उन्होंने नासिर हुसैन के मरने के बाद भी विवाह नहीं किया। तो नासिर हुसैन जो है, इधर क्या हुआ था कि 1963 में हम दोनों हिट हो गई थी और नवकेतन बैनर की। और 9-2-11 गोल्डी ने लिखी थी, फिर हम दोनों गोल्डी ने लिखी, मतलब वो सबसे छोटे आनंद भाई विजय आनंद उन्होंने लिखी थी। और क्या था कि चेतन आनंद, देव आनंद इनके मित्र थे नासिर हुसैन और विजय आनंद नासिर हुसैन को बड़े भाई की तरह ट्रीट करते थे, मानते थे। तो जब हम दोनों को बड़ी कामयाबी मिली तो नासिर हुसैन ने कहा कि यार गोल्डी मेरे साथ एक फ़िल्म बनाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बोले मेरे पास एक कहानी है। ख़ैर ये लंबा किस्सा है। फिर वो कहानी सेलेक्ट हो गई। आर्टिस्ट यार किसको लें? तो ये किस्सा मैं आपको फिर कभी बताऊँगा कि पहले इस फ़िल्म के हीरो देव आनंद थे और विजय आनंद ने जो कहानी लिखी वो देव पापा के हिसाब से लिखी। वो देव आनंद यानी अपने से 10-11 साल बड़े भाई देव आनंद को पापा कहते, देव पापा। तो उन्होंने अपने देव पापा के हिसाब से कहानी उनके ही आभा मंडल के हिसाब से लिखी। लेकिन ख़ैर वो किस्सा अलग है कि देवानंद फ़िल्म से बाहर हुए, शम्मी कपूर की एंट्री हुई, किस तरीके से आर डी बर्मन को इस फ़िल्म का संगीतकार लिया गया। ये भी मैं आपको एक हिस्से में बता चुका हूँ कि जय किशन ने, शंकर जय किशन वाले जय किशन के सुझाव पर ये फैसला हुआ था। इसमें भी 2-3 वर्ज़न है, मैं फिर कभी बात करूँगा। तो ये आर डी बर्मन साहब तय हो गए और उनके लिए बहुत बड़ा ब्रेक था। वो कहते भी थे गोल्डी से कि गोल्डी साहब मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक है, फ़िल्म करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। उससे पहले भूत बंगला और छोटे नवाब, महमूद की 2 फ़िल्में ही की थी उन्होंने। तो कोई बड़ी फ़िल्म तो थी नहीं। ये फ़िल्म नासिर हुसैन प्रोडक्शन बड़ा प्रोडक्शन था भाई उस समय और इतना बड़ा सेटअप मतलब आशा पारेख और शम्मी कपूर फिर प्रेमनाथ उसके बाद में ये सारा जो बनाया गया। तो एक दिन विजय आनंद साहब जो इस फ़िल्म के निर्देशक थे तीसरी मंजिल के, मैं तीसरी मंजिल की बात कर रहा हूँ, है ना? आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा और ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती हैं कातिल आंखें किसका नेशा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान याद है ना गाने पूरे ट्रैक सुपर डुपर हिट थे पंचम के उस फिल्म के। तो एक दिन आशा भोसले ये मैडम पहुंचती हैं विजय आनंद साहब के घर और पहुंचती हैं और क्या कहती हैं कि गोल्डी जो नासिर हुसैन की फ़िल्म जो तुम कर रहे हो ना, वो हमारे साहब को दे दो। उन अब देखो वो जो इस वीडियो के इस किस्से के शुरू में मैंने आपसे कहा ना, ओपी नैयर का वो किस्सा, वो जो साक्षात्कार का अंश, अब उसको याद कीजिए। तो आशा भोसले ने कहा, "ये जो तुम नासिर हुसैन की फ़िल्म कर रहे हो, ये फ़िल्म हमारे साहब को दे दो।" हमारे साहब मतलब ओपी नैयर। उस समय आशा भोसले का अफेयर, प्रेम प्रसंग, निकट संबंध, अंतरंग संबंध ओपी नैयर से चल रहे थे और पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री को पता था। ऐसा पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री को पता था, ये कोई छुपी-छुपी बात नहीं थी। तो हमारे साहब को दे दो मतलब ओपी नैयर को दे दो, यानी आर डी बर्मन पंचम से फ़िल्म हटा लो, पंचम को इस फ़िल्म से हटा दो, उन्हें निकाल दो और उसकी जगह ये फ़िल्म हमारे साहब यानी ओपी नैयर को दे दो। वो नाम भी नहीं लेती थी, हमारे साहब बोलती थी। तो गोल्डी ने विजय आनंद ने कहा कि आपने कभी पंचम को सुना? तो आशा भोसले बोली कि नहीं। तो विजय आनंद ने कहा कि आप बर्मन दा का आदर करती है, सचिन देव बर्मन। उन्हें दादा दादा कहते थकती नहीं, इतना आप कहती हैं। मैं उनके बेटे को ब्रेक देना चाहता हूँ। तात्पर्य है कि और आप कह रही है कि मैं उसे हटा करके बर्मन दादा के बेटे को हटाकर मैं ओपी नैयर को फ़िल्म दे दूँ। तो वो
अपनी राय जाहिर की। तो आशा भोसले बोली कि देखो ऐसा करो गोल्डी कि वो जो बर्मन दादा के बेटे पंचम को तुम ब्रेक दे दो नवकेतन की फ़िल्म में, जो तुम्हारे घर का बैनर है, जिसमें बर्मन दादा म्यूज़िक देते ही रहते हैं। नहीं देते हैं, जयदेव के हम दोनों के अलावा। तो नासिर हुसैन का बैनर जो है वो हमारे साहब का है, ओपी नैयर का है, ये उनके हाथों से नहीं जाए। मतलब नासिर हुसैन का बैनर ओपी नैयर के हाथों से नहीं निकलना चाहिए, समझो बात को। तो गोल्डी ने कहा कि देखिए जो नासिर हुसैन खुद फिल्म बनाएंगे, निर्देशित करेंगे ना, वो जरूर ओपी नैयर को मिलेगी। इस बार नासिर हुसैन ने अपना स्टाइल बदला है काम करने का। मुझे फिल्म दी है, फिल्म मैं बना रहा हूं, और जो फिल्म मैं बना रहा हूं उसमें मैं पंचम को लेना चाहता हूं, और मैंने पंचम से वादा किया है, और इसीलिए मैंने पंचम को फाइनल किया है। मैं नैयर साहब का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी फिल्म की कहानी में उनका संगीत जमेगा नहीं, मिसफिट है। इसलिए मैं नैयर साहब, कहने का मतलब मैं नैयर साहब को फिल्म में नहीं ले सकता, मैं पंचम को फाइनल कर चुका। तो आशा भोसले ने अब भी जोर दिया क्या, ठीक है मगर मेरे लिए, मतलब बोले चलो वो बात ठीक है कि ओपिनियर का संगीत तुम्हारी कहानी में जमेगा नहीं, लेकिन मेरे लिए तुम ये काम कर लो कि पंचम को हटाकर ओपिनियर को ले लो। तो गोल्डी ने मना कर दिया। गोल्डी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं पंचम का ही संगीत रखूंगा। और इसी फिल्म में आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना, ऐसे गाने आशा भोसले से पंचम ने गवाए, फिर भी गवाए, और सुपर डुपर हिट रहे। खैर साहब, ये बात 1966 की थी। फिर 1974 में एक फिल्म रिलीज हुई, प्राण जाए पर वचन न जाए, रणजीत, मदनपुरी, रेखा, सुनील दत्त। और ये फिल्म जो थी 8 फरवरी 1974 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का एक गाना था, गाने तो लिखे थे एस.एच. बिहारी ने, वो प्यार झुकता नहीं तेरी मेहरबानियां फिल्म वाले, याद है ना वे, उन्होंने लिखा। संगीत यहाँ ओपी नैयर का था, और आशा भोसले ने यहाँ एक गाना गाया था, चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने न दिया। ये गाना, इस गाने के लिए आशा भोसले को सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। लेकिन मजे की बात क्या है, मजे की बात यह कि ये गाना फिल्म में था ही नहीं। यानी जिस गाने के लिए आशा जी को फिल्म फेयर पुरस्कार मिल गया, वो गाना फिल्म में ही नहीं था। एक बात। दूसरी बात, ये आशा भोसले का ओपी नैयर के साथ गाया हुआ आखिरी गाना है। तीसरी बात, ओपी नैयर का यहाँ से पतन आरंभ होता है, जो बहुत जल्दी उनका करियर बाइंड अप यानी खत्म हो जाता है। और चौथी बात, यही आशा भोसले 1980 में उसी आर डी बर्मन से शादी करती है, जिस आर डी बर्मन को ये 1965 में तीसरी मंजिल फिल्म से निकलवाना चाहती थी, और ओपी नैयर को फिल्म दिलवाना चाहती थी। सब भाग्य का खेल है। उस समय आशा भोसले का संबंध था ओपी नैयर के साथ, और 15 साल बाद वही आर डी बर्मन से विवाह करती है, और आर डी बर्मन के जीवन का वहां आगे तक साथ रहता। ये समय है, ये वक्त है, पता नहीं क्या क्या दिखलाए। इसीलिए तो आदमी को चाहिए, Okay, I found this on the web for yet. इसीलिए तो आदमी को चाहिए कि वक्त से डर कर रहे, जाने कब किस घड़ी में वक्त का बदले मिजाज। तो बस इसी वक्त का सम्मान करते हुए अब मैं भी इस वीडियो को यहाँ बाइंड अप करूँगा, और ये कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा है तो पसंद कीजिए, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन भी दबाइए। आपने कमेंट अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखें कि कैसे लग रहे हैं वीडियो, क्या और चाहते हैं। मैं आपका दोस्त लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश अब आपसे विदा लूंगा। और हाँ, कहाँ से? जयपुर बीकानेर से, है ना। प्रणाम।